प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ समाजी मसाइल के हवाले से और मुल्क की इस वक्त सियासी और मौशी सूरत हाल है, उस पर मुख्तसरन प्रोग्राम में गुफ्तगू की। दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मसाइल पर। तो सेहत के हवाले से जो मामला हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। आप एक होमियो डॉक्टर हैं। इसके अलावा आपने एक फलाही तंजीम भी बना रखी है जो होमियो डॉक्टर्स की फलाह पे काम कर रही है। ब्लूबर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, उसके चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा एक निजी जो फलाही इदारा है CPCIH, सेंट्रल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ सवालात आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन मैं आज चाहूँगा थोड़ा सा ये जो तंजीम जिससे आप वाबस्ता हैं, एक तो ब्लूबर्ड्स के बारे में जो है पता चल जाए लोगों को, देखने वालों को, जो यंग होमियो डॉक्टर्स हैं वो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर देते आए हैं कि नए डॉक्टर्स की भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उनको भी मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, ताकि ये जो होम्योपैथिक के हवाले से जो सवालात हैं जो अब हम पाए जाते हैं उनको दूर किया जा सके। मैं चाहूँगा ज़रा इसके अक़राज़ व मक़ासिद के हवाले से बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे जो बीमारियाँ हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं अपने तमाम इस वक्त देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को देखते भी हैं और समझ के देखते हैं। बहुत अच्छी बात। और शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल K21 न्यूज़ का कि जिन्होंने इतनी मोहब्बतों के साथ मुझे बुलाया और होम्योपैथिक को इज़्ज़त बख्शी है। जाहिर सी बात है, होम्योपैथिक की इज़्ज़त बख्शी जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी इज़्ज़त की बात है, क्योंकि मेरी इज़्ज़त होम्योपैथिक है। और शुक्रिया अदा करूँगा यासिर आपका कि आपकी मोहब्बतों का, कि आप जिस तरह से मैं समझता हूँ कि एज ए सीनियर एंकर होम्योपैथिक को समझते हैं और लेकर चलते हैं, ये हमारे लिए, बल्कि मैं समझता हूँ होम्योपैथिक के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि कोई एंकर इस तरीके से होम्योपैथिक को समझे और लेके चले। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई का भी। आपके बहुत शुक्रिया। एक अच्छा सवाल किया कि BBDHA के असरात व मकासद बेसिकली क्या है। देखें, BBDHA बनाने का बेसिकली मेरा कोई इरादा ऐसा ख़ास था नहीं, क्योंकि सब कुछ चल रहा था, लेकिन जिन हालात में होम्योपैथिक आकर खड़ी हो गई है उन हालात में होम्योपैथिक को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो ये रहा है कि होम्योपैथिक में एक मोनोपोली सिस्टम है जो कि बड़े भरपूर तरीके से होम्योपैथिक को बर्बाद कर रहा है। अपने हिस्सा अपनी लाठी अपनी भैंस के हिसाब से, और अंधा बांट रहा है रेवड़ियाँ वो भी अपनों में। तो इस वक्त में, ऐसे वक्त में कि जब नए होम्योपैथिक डॉक्टर परवान चढ़ रहे हैं और नए होम्योपैथिक डॉक्टर जो है मार्केट में आना चाहते हैं और अपने आप को मनवाना चाहते हैं, उनको ना आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना उनको आगे बढ़ने से जो है मौके नहीं दिए जा रहे। और उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि जो एक सिस्टम है, एक मोनोपोली सिस्टम है, उसने वहाँ पे लाके ब्लॉक कर दिया है। हम मजबूर हैं, हम होम्योपैथिक डॉक्टर मजबूर हैं कि हमें वही दवा लेनी पड़ेगी जो हमें दिखने में सस्ती लगेगी मगर मयार नहीं होगा। और हमें इतना गैर मयारी तौर पे तबाह और बर्बाद कर दिया गया है कि होम्योपैथिक का जो एक मयार लोगों के दिलों में था, एक मोहब्बत लोगों के दिलों में थी, एक भरोसा लोगों के दिलों में था, वो उठना शुरू हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि हमने जो भी ये सिस्टम है, सिस्टम ने क्या किया कि सिस्टम ने अपनी जायदादें बनाई, इस सिस्टम ने अपने घर गृहस्थी बनाए, इस सिस्टम ने अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में भिजवा दिया, लेकिन होम्योपैथिक पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हकीकतन होम्योपैथिक एक बड़ा नाजुक एक जो सब्जेक्ट है, एक नाजुक जो है इलाज है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने एक गोली खाई और आप फौरन सही हो गए, नहीं। इसमें सारा खेल सिम्टम का है, इसमें सारा खेल साइनो सिम्टम का है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अब जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं उन डॉक्टरों का माइंड ही ये बनाया जा रहा है कि तुमने करना ही कॉम्बिनेशन पे काम है। तुमने सिंगल रेमेडी क्या होती है छोड़ दो, तुमने पैसा कमाना है, तुमने टैबलेटें उठानी है, तुमने सिरप उठाने हैं, तुमने ये सारी चीजें करके उसको फाइनलाइज करना और अपने आप को बेहतर तरीके से मार्केट करना है और बड़ा आदमी बनना है। देखिए, मेरा मानना यह है और मैं आज ऑन द स्पॉट ही कहता हूँ कि रिस्क देने का वादा अल्लाह तबारक व तआला का है। हम जिन चक्रों में लग गए ना कि रिस्क हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हमने तलाश कर लिए, तो ये इंतहाई हद तक
गलत भी है और होम्योपैथिक की तबाही भी है। बिल्कुल ऐसा। होम्योपैथिक बेस करती है सिंगल रेमेडी पे जी। यानी कि वो सिंगल रेमेडी के जो अलामात के मुताबिकत से मरीज को दी जाए और उससे वो शिफायाब हो। अब ये सारी चीजें जब मैं देखता रहा और देख रहा हूँ तो बस मैंने ये सोचा कि मुझे कोई तो उठेगा ना, किसी ने तो आगे बढ़ना ही है। तो बस वो ये सोचकर मैंने ये कदम बढ़ाया बीबीडीएचए के हवाले से और होम्योपैथिक डॉक्टर को ट्रेनिंग शुरू किया। और मैं हर प्रोग्राम में भी आपको ये कहता हूँ कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मगर जायज तरीके से कमाना बहुत अच्छी बात है। आप जो चीज आप पेशेंट को दे रहे हैं वो अपना वक्त दे रहे हैं, वो अपना दिमाग दे रहे हैं, अपनी वैल्यूज दे रहे हैं। दवा तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, लेकिन आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं हकीकतन, और यही चीज है जो मरीज को सेटिस्फाई करती है। अब हो ये रहा है कि मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा कि गुर्दे में अगर दर्द है, पेशेंट मार्केट जाता है, इतना उसको पक्का कर दिया गया है कि जी मार्केट जाता है, वो स्टोर पे कहता है मुझे गुर्दे के दर्द के ड्रॉप्स दे दो, ठग करके बर्बेरिस वगैरह से उठा के दे देते हैं, ऐसा ही है, ठग करके बर्बेरिस कॉम्बिनेशन उठा के दे देते हैं। सो व्हाट यार, ये होम्योपैथिक नहीं है। होम्योपैथिक ये है कि डॉक्टर से कम पूछ तो लो कि तुम्हारे साथ मसला क्या चल रहा है। फिर क्या होता है कि वो मुसलसल वो 6-6 महीने साल भर तक बर्बेरिस वगैरह से इस्तेमाल करते, और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, होम्योपैथिक की बुराई। इनसे होता तो है नहीं, और कहते हैं कि हम फला कर लेंगे, हम सितारे आसमान से तोड़ लाएंगे और हमारा तो कमाल ये, हमारा जमाल ये। हकीकतन होम्योपैथिक से बेहतरीन कोई तरीका इलाज इस पूरी कायनात में नहीं है। मगर मसला सिर्फ ये आ रहा है कि उसको अगर तरीके से लेकर चला जाए और सदाकत दिल से काम किया जाए तो सारे मसले सही होंगे। और इसके लिए जो नई पोत आ रही है, नई जो नस्ल आ रही है, नए होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, उनको ये चीज समझानी है कि होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी पर बेस करती है, होम्योपैथिक एक सीधे रास्ते पर बेस करती है। अपने रास्तों को ना बदलो, अपने रास्तों को खराब ना करो। अब जब हम ये नारा लेकर उठते हैं होम्योपैथिक की बेहतरी का, तो हमें प्रेस किया जाता है कि भाई ये आप जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो या तो ये है कि मैं भी उन्हीं में मिल जाऊं, ठीक है ना, मैं भी यही तजुर्बाती जिंदगी छोड़कर और वही थ्योरी के ऊपर आ जाऊं कि जैसा चल रहा है वैसा चलाओ। तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलाओ ही चलेगा, तो फिर चलाओ वाला काम हो जाएगा। एक वक्त आएगा बहुत सी नाम, बहुत सी जो तरीका है इलाज है वो दफन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और वजह यही थी कि बेहतर शुरू होता है लेकिन उसको उसकी बेहतरी खराब कर दी जाती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको यासिर, और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। हजामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से हमने हजामा ही बिगाड़ दिया। सही कहा आपने। आप मुझे बताइए, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो टक है, वो कट नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात आपने। वो टक है, टक मारना है, जिससे ब्लड फ्लो करता है, एकदम से बाहर निकलता है और सफाई हो जाती है। आप कट मार के जबरदस्ती उस जगह से खून को खींच रहे हैं, खून को निकाल रहे हैं, तो आप इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपको एक तरीका है इलाज को आप चेंज ही कर दिया। बिल्कुल अच्छी बात आपने। डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर चाहूंगा जरा मजीद गुफ्तगू की जाए, क्योंकि बड़ा हसास मामला और मौजू है जिसकी आपने निशानदेही की, और यकीनन इसको समझने की भी जरूरत है। पहले कॉलर है, उनको शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर भाई, आप कैसे हैं? अरे याहिया साहब, बड़ा आपने इंतजार करवाया, बड़े अरसे से आपकी कॉल का हम भाई। मैं तो आपको पता, हम तो आपके मद्दा है, लेकिन एक तो आपके कॉल मोहब्बत है आपकी, सेगमेंट में आप कॉल नहीं लेते। दूसरी बात है कि फिर भी मेरी कोशिश होती है, आपको मैं हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखता हूँ यासिर भाई। जरूर, मोहब्बत है आपकी। डॉक्टर साहब को मेरा बहुत सलाम हो। देखें, बात यही है, मेरा जो कंसर्न यही होता है, देखें हजामा हो गया या होम्योपैथिक हो गई, ये चीजें ये बिल्कुल हैं। होम्योपैथिक मैं बिलीव खुद भी करता हूँ, लेकिन मतलब बहुत सेलेक्टिव डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, होम्योपैथिक क्लिनिक हर कोई खोल के बैठ गया। इसी तरह हजामा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली यासिर भाई वही बात भी थोड़ी सी उस बगा जाती है कि हम चाहे जो भी हो ना, हम अपने मजहब का इस्तेमाल सियासत में भी मजहबी टच देने लगते हैं, और इसी तरह हम कोई कारोबार कर रहे हैं तो नाम फजले रब्बी रख दिया और हरकतें दूसरी होती। इसी तरह यही जो हम अपने क्लिनिक्स वगैरह खोल लेते हैं जामे के, फिर सुन्नत का नाम इस्तेमाल करके, अल्लाह माफ करे, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है, जो डॉक्टर से मुझे पूछना है, कोई भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी हम किस तरह चेक करते हैं? क्योंकि होम्योपैथिक तो हर कोई खोल के बैठ गया। दूसरी बात है, हिजामा क्लिनिक जो खुले में, आर दे कंट्रोल बाय समवन
कोई इनके पास कोई इनको देखने वाला कोई बोर्ड है, कोई इनको केयर करने, क्योंकि वो तो इतनी ज्यादा खुल चुके हैं और पता नहीं इतने वो बहुत सारी चीजें अनहाइजेनिक होती है, उल्टा आदमी बीमार होता है। तो मेरा डॉक्टर से सवाल ये है कि अगर मुझे कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर तलाश करना हो, मैं कैसे कर, एक अच्छा हजामा सेंटर तलाश करना हो, तो हाउ कैन आई फाइंड इट और मैं कैसे इसको वेरीफाई करूं? बहुत अच्छा सवाल है ये। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ये सब, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपका प्यारा सवाल है कि अगर आपने एक अच्छा डॉक्टर तलाश करना हो तो उसकी निशानियां क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आप क्लिनिक पर इंटर होते हैं तो आपकी नज़र डॉक्टर पे, और जब डॉक्टर की नज़र आप पे पड़ती है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। वही मुस्कुराहट आपको पहले तो वेलकम करने की होती है, दूसरे आपको समझ जाने की होती है कि मेरा मरीज जो है वो क्या मसला लेकर मेरे पास आया है, ना कि वो आपको देख के मुंह बना ले और एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दे। तो इसका मतलब ये है कि बेकार है उसके पास बैठकर वक्त अपना जाया करना, क्योंकि ये मनसब अल्लाह का दिया हुआ है, ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये मनसब अल्लाह का दिया हुआ है। और अगर हम इसे बेहतर तरीके से यूज करेंगे तो उसका हमें फायदा मिलेगा, और मिस यूज करेंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि जब आप वहां बैठते हैं तो आपको सिर्फ अपना नाम बताना पड़े और अपनी तबीयत के हवाले से एक साइन देना पड़े। सिम्टम तलाश करना डॉक्टर का काम है कि तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो निशानी है डॉक्टर्स की। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर्स को रिलैक्स आपको मिले, डॉक्टर खुद उलझा हुआ ना मिले। जब डॉक्टर उलझा हुआ आपको मिलेगा और गुस्सा कर रहा होगा या आपसे तमीज से बात नहीं कर रहा होगा, तो आप पहली बात तो है कि उस डॉक्टर के पास बैठे ही क्यों, कि जिसे बात करने तक की तमीज ना हो या आपको वो समझना ना पा रहा हो और अपनी थोपे जाए कि बस आपको ये हो गया, आप ये दवा लें और घर चले जाए, तो वो डॉक्टर नहीं होता, वो कसाई होता है, वो दिहाड़ी मार होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वो होता है जो आपसे आपकी बात करे, आपसे आपके मन की बात करे, आपसे आपको जानना चाहे कि बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं, बेसिकली आप समझाना क्या चाहते हैं। तो वो डॉक्टर खामोशी से सुने, उसको सर्व करे, और उसके बाद जो डॉक्टर के सवाल हैं, पहले डॉक्टर अगर सवाल करेगा तो कोई फायदा उसका नहीं है, आप बेहतर है वहां से चले जाए। बेहतर ये जब आप बैठ रहे हैं, आप अपनी बात जब करेंगे तो डॉक्टर से खामोशी से सुने, उसको समझे, और फिर उसके बाद उसमें से सवाल निकाल कर जब करेगा वहां से हिलिएगा मत, क्योंकि यही है आपका वो डॉक्टर जिसने आपके लिए सारे मसलों को हल करके जो है देना है। दूसरा सवाल इन्होंने किया हजामा के हवाले से, तो मैं वो बिल्कुल बहुत प्यारी बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का नाम इस्तेमाल करके हजामा को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ऑन दी स्पॉट कह रहा हूँ, जो हजामा हो रहे हैं वो जायज नहीं है। ठीक है, कम लोग उसमें है जो सही काम कर रहे हैं। असल में जायज हजामा वो है जो टक वाला हजामा है। जी बिल्कुल ठीक है। और टक वाला हजामा वो हजामा है जिससे फौरी तौर पर रिजल्ट आता है। मेरे पास दसियों मरीज आते हैं या से जो ये कहते हैं कि हम हजामा करा के आ रहे हैं, फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं हो सकता, नबी की सुन्नत है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत हो उसमें फायदा कैसे नहीं है। आप आके कहते हैं जी कि मैंने कमर पे टक वो लगवाए, कट लगवाए, हजामा करवाए और मुझे उसका फायदा ही नहीं मिला, तो आप मुझे ये बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सुन्नत में फायदा क्यों नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा में सुन्नत है, हर मामले में सुन्नत है, चलना सुन्नत, बैठना सुन्नत, उठना सुन्नत, गुफ्तगू करना सुन्नत, मुस्कुराना सुन्नत, बाल संवारना सुन्नत। तो किस तरह नहीं है, तो उस तरह नहीं है कि हमने उसको इस्तेमाल गलत किया, हमने उसको उससे फायदे उठाना शुरू कर दिया, उसे शिफा देने के लिए हम नहीं कर रहे उसको। यासिर BBDHA बनाने का मकसद भी यही है कि उन नाम नेहाद तमाम सोशलिज्म को खत्म किया जाए जो होम्योपैथिक के हवाले से, अब होम्योपैथिक प्लस हजामा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हमारी होम्योपैथिक तो एक कट की बात नहीं करती और आप कट पर कट लगा कर करते हैं और होम्योपैथिक हजामा करते हैं, तो ये दो चीजें हो गई हैं। आप या तो हजामा के मास्टर है, होम्योपैथिक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत खूब, ठीक है जी। आपको पंचर आ गया, ये भी एक ऑथेंटिक इलाज चाइना में होगा, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। आपने होम्योपैथिक प्लस एक्यूपंक्चर कर दिया तो इसका मतलब है आप एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं, होम्योपैथिक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो कहने का मकसद ये है कि प्योर क्यों नहीं हो जाते। आप लिखिए कि अलग अलग मामला लिख दीजिए, किस टाइम तक इस टाइम तक हजामा है, इस टाइम तक होम्योपैथी है। तो इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि होम्योपैथिक से जो एक नेगेटिविटी लोगों के मन में ना वो दूर हो जाएगी। और BBDHA के बनाने का मकसद, ब्लूबर्ड होम्यो डॉक्टर एसोसिएशन का मकसद ही यही है कि हम दोनों रस्तों को अलग करें और होम्योपैथिक को प्योर कर दें होम्योपैथिक के लिए कि वो बेहतरीन तरीके से होम्योपैथिक को ठीक है समझ सके। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी रिजवान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? रमजान जी रमजान जी। अच्छा सर, ये मुझे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मैंने 3-4 साल दवाई लगातार खाई है,
अच्छा, तो फिर दोबारा बार बार कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, यानी कि फिर वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, इस वजह से दवाई छोड़ने पे दोबारा से बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? दवाई थोड़ी सी छोड़ता ना फिर दोबारा बनना शुरू हो जाता है। काम क्या करते हैं आप? काम है आर्मी में, सीधी सी बात। मैं सही तरह से सुन नहीं पाया रमजान साहब, एक दफा फिर आप जरा बता दें, काम के हवाले से डॉक्टर साहब ने आपसे सवाल किया है। काम में आर्मी में भाई। अच्छा, माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, हमारी आर्मी को हमारा सलाम। सही है, अभी आपको बताते हैं, अब आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए, आपको उसका जवाब देते हैं जी। अच्छा, देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह ये होती है अमूमी तौर पे, अगर ये ट्रेनिंग में है या अगर ये सरहद पर होते हैं तो वहाँ खाने के शेड्यूल जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट होते हैं। जो मिल जाता है अल्लाह का नाम लेके उसको जो है वो खा लिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग अपने दस्तरखान सजाकर बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग ही एक जो है दुनिया, अलग ही एक निज़ाम है। तो जो मिलता है अब उसमें क्या होता है, बाज़ दफ़ा तेल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो बादी आ जाती हैं, जिसकी वजह से खून में कोलेस्ट्रॉल की जो एक प्रॉपर मिकदार है वो बढ़ जाती है। अब जैसे हमारे भाई हैं, अब इनको हो सकता है कि इनकी कोई ड्यूटी ऐसी हो जिसमें बैठे रहने की ड्यूटी हो, मूवमेंट ज्यादा ना हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो कंसंट्रेशन और मूवमेंट में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। मैंने दूर से देखा लेकिन मैं गया नहीं वहां तक, तो जब जाऊंगा तो मेरे कैलोरीज डाउन होंगे ना। तो अब वो क्या हो रहा है कि बैठने से भी इनका कोलेस्ट्रॉल जो है या खड़े रहने से भी इनका एक जगह कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेल हो गया। तो उसके लिए मैं बड़ी प्यारी सी दवा बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रोलियम के नाम से हमारे पास दवा मौजूद है, ठीक है ना। आप उसको इस्तेमाल करें दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर और शाम। और साथ साथ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वहाँ कहवा इजीली मिल जाता है, तो दार चीनी का और जो सौंफ का फूल है उसका कहवा इस्तेमाल करें। इससे इनकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी होगी और एक्टिव भी रहेंगे। और जो 4 साल से ये इन्हें दिक्कत पेश आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है कि इनका ये मसला हल नहीं हो पा रहा, आप यकीन जाने 110% हल होगा। और कोलेस्ट्रोलियम के नाम से हमारे पास ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, हमारे पास टैबलेट भी आती है। अगर इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करें तो मैं 4 महीने सिर्फ इनसे कहता हूँ कि कर लीजिए, अल्लाह की रहमत से फिर कोलेस्ट्रॉल चेक करें, और ये वादे ज़िंदगी में कभी दोबारा ये अपनी हदूद से बढ़ेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आपने ख्याल करना है। और अगर दवा के बारे में अगर नहीं समझ में आता, ऊपर जो नंबर चलाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर अगर आप मैसेज कर देंगे तो दवा का नाम आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए। और ये याद रखिए कि ये पाकिस्तान में जितनी भी अद्वियात हैं बआसानी दस्तयाब हैं जी। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा बात हो जाए एक और, आपका जो फलाही इदारा है CPCIH यानी सेंट्रल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी, इसके ऊपर क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में इससे वाबस्तगी के बारे में भी आप जरूर। इससे वाबस्तगी की ये कहूँगा कि मेरा एक शौक है एज अ होम्यो फिजिशियन, तो मैं अपने फ़राइज़ अदा कर ही रहा हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते भी कुछ इंसानियत हमसे बात करती है। और यही इंसानियत अगर आपके अंदर है तो आप एक बेहतरीन इंसान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होते हुए और उनकी उम्मत में होते हुए अगर आप में इंसानियत नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप शायद कि इस उम्मत में सिर्फ एक फालतू इंसान है, आप एक बेहतरीन इंसान नहीं है। तो अब जो ह्यूमन राइट्स है यानी इंसानी हकूक़ के बारे में, तो मैं हमारे जो रहनुमा है डॉक्टर हाफिज़ मुश्ताक अशरफ मुर्तज़वी साहब जो हैं, ये इसके रहनुमा है और ये इसे लीड करते हैं। और ख़ुद भी ये एडवोकेट है माशाल्लाह, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, सिटी कोर्ट में भी होते हैं। तो पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे, शायद मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी इन्होंने, उन्हें लगा कि मुझे ये जिम्मेदारियां देनी चाहिए। और मैं इतना बता दूं कि जिम्मेदारी कोई भी हो, चाहे वो रत्ती बराबर हो या पहाड़ जैसी हो, उसको अदा करना बहुत ज़रूरी होता है जी। आप ये समझ के ना करें कि यार मेरा तो छोटा सा काम है, ये छोटा सा काम ही तो है, दरिया दरिया जो है, कतरा कतरा जो है वो समंदर बनता है। तो मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी और ये मुझे जो इसकी जिम्मेदारी इन्होंने दी। और CPCIH का बेसिकली मकसद ये है कि सबको इकट्ठा करना है, हर बेस के लोग इसमें मौजूद हैं। इसमें ना मुझे ये देखना है कि कौन गरीब है, ना मुझे ये देखना है कि कौन अमीर है, ना मुझे ये देखना है कि कौन नौकरी पेशे है, ना मुझे ये देखना है कि कौन बिजनेसमैन है, ना मुझे ये देखना है कि वो किस तंजीम और पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ना मुझे ये देखना है कि उसका मजहब और उसके मुराद क्या है, ना मुझे ये देखना है कि उसका फ़िरका क्या है। बस मुझे काम करना है। और इंसानियत, बड़ी सीधी सी बात करूँ कि इन तमाम चीज़ों से हटकर चीज़ है, इसका कोई ताल्लुक किसी से है ही नहीं। इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी मदद से है, आपकी हेल्प से है और आपके साथ खड़े हो जाने से और आपका साथ देने से है। कि अगर आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो ये इंसानियत नहीं है, लेकिन अगर आपकी यही ज़ात किसी को फ़ायदा पहुंचाते हो तो यहाँ पे इंसानियत अपना सर उठा लेती है और कामयाबी की मनाजिल पर जाती है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, सड़क पर एक गड्ढा मौजूद है,
गाड़ियां उस पर से गुजरती हैं, गिरने के और एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। तो खुदारा अगर आप उसको 1 किलो सीमेंट और 1 किलो बजरी लेकर उस छोटे से गड्ढे को भर दे तो शायद आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी सेव कर सकते हैं। ये इंसानियत है, ये हमारा काम है ह्यूमन राइट्स का। हमारी ह्यूमन राइट्स ये नहीं कहती कि बड़े लोगों के लिए काम करो, छोटे लोगों के लिए काम करो, वही कहती है छोटा हो या बड़ा हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि सब एक बराबर है अल्लाह के नजदीक। जब कयामत के दिन हमसे सवाल होंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा तू कितना अमीर था, तू कितना गरीब था, तू कौन से रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता था। पूछा ये जाएगा कि तुझे जो काम देकर भेजा गया था इस दुनिया में तूने किया। हमारी बदकिस्मती है, हम रिस्क के चक्करों में भाग रहे ना, इधर से कमा ले उधर से कमा ले, जिधर से लग सके उधर से कमा ले। तो मकसद ये कि ये तो अल्लाह का वादा है रिस्क देने का, वो कर चुका है। वो कहते हैं तो मेरा वादा है, तुम्हें जो मैंने काम किया तुम वो कर लो। और हम किन चक्रों में लगे कि यार इधर से कमा उधर से कमा यहाँ से कमा, अपनी जात तो जात अपनी नस्लों के लिए तैयारियां करके जा रहे हैं। भाई उनको भी कुछ करने दो, जब सारा काम हमने और तुमने कर लेना है तो आने वाली नस्ल क्या करेगी। तो CBCIH का वलीन मकसद, ये सेंट्रल पीस कमेटी का मकसद सबको इकट्ठा करके रखना है और बैनुल अक़वामी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अपने साथ अटैच रखना है और उनको भी एक तरीके से लेकर चलना है ताकि ये लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करें। बाज़ दफ़ा देखिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। अब फंडिंग क्या है, फंडिंग का लफ्ज़ जैसे ही आते हैं ना यही लगता है कि 2 नंबर काम है। ये ज़रूरी नहीं है, फंडिंग मस्जिद में भी तो होती है। ठीक है, बहुत सारी मस्जिदें जो आज तक गैर तामीर है, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो चोरी करें, नहीं। हो सकता है कि मस्जिद के अंदरूनी मामलात ऐसे हो कि जिसकी वजह से वो ना बन पा रही हो। आप तो इसी तरह से बहुत सारी फंडिंग ऐसी होती है जो जायज़ और हलाल होती है, आप उस पर फंडिंग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि बंदा दुरुस्त होना चाहिए, कि बंदे पर आपका यकीन होना चाहिए कि हाँ इस बंदे को जिसको हम पैसा दे रहे हैं। जैसे भी हमारे पास एक दोस्त आए हुए थे, पहले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अंग्रेजी में बात हो रही है। पूछा कि तुम्हें अंग्रेजी आती है? कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा हमारे लिए काम करेगा। तो ऐसा ही बंदा ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, ऐसे ही बंदा इंसानियत के लिए काम करता है जिसकी जरूरत हमें होती है। और वो बंदा हमारे पास जो है, हमारे हाफिज साहब जो है अशरफी साहब मौजूद है हमारे पास। ठीक है, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। खासतौर पे वो सवालात जो आपकी जानिब से भेजे गए हैं सेहत के हवाले से, वो डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। होम्यो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ बीमारियों के हवाले से और मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज के हवाले से जो राइज हैं और जो उसमें खामियाँ हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और साथ साथ जो उनकी फलाही तंजीम है जो डॉक्टरों के मसाइल पे काम कर रही है, ब्लू बर्ड डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। इसके अलावा कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चीज़ जिसका इंकशाफ किया वो ये कि खेलों के हवाले से भी आपकी क्योंकि खुद वाबस्तगी है, आप दिलचस्पी रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो सोसाइटी की तरफ पे बैक करने का भी इरादा रखते हैं। थोड़े लोग हैं लेकिन यकीनन काम कर रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं। ये क्रिकेट एकेडमी के हवाले से कैसे ख्याल आया, कैसे, क्योंकि आप खुद मसरूफ़ रहते हैं, फिर डॉक्टर होना, सारा दिन पेशेंट्स को देखना, ये वो तमाम चीज़ें, ये ख्याल कैसे आया, ये ज़रा फरमाइए। यासिर, मैं समझता हूँ कि हेल्थी जो है ना होना चाहिए, इंसान को सेहतमंद होना चाहिए और डॉक्टर क्यों ना हो, और ख़ास करके होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात है। अब एज होम्योपैथिक डॉक्टर होने की हैसियत से जाहिर सी बात है ये एक मुसम्मा हकीकत है कि मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि वक्त निकालना पड़ता है, वक्त मिलता नहीं है। अगर आप वक्त को सर पर चढ़ा लेंगे तो ये सर पे चढ़ के नाचेगा आपके और अपनी मर्जी से आपको चलाएगा, लेकिन असल बंदा वो है जो वक्त को अपनी मर्जी से चलाए। वक्त
आपको अपनी मर्जी से ना चलाए। तो बस ये एक चीज आई जहन में, सून अभी एक टूर्नामेंट होने वाला है असगर अली शाह स्टेडियम में, तो बस ऐसे ही वहाँ 12 टीमें थी तो मैं बैठा हुआ था, तो बात हुई। उस वक्त कोई भी इरादा नहीं था, ना मेरे पास कोई टीम थी, आप यकीन कीजिए। BBDHA क्रिकेट एकेडमी जो मैंने बनाई, क्रिकेट एकेडमी, उसमें मेरे पास जो मैं सबके पास गया, उनसे जाके डिस्कस की। फिर मैंने एक ऐड लगाया उस पर फेसबुक पे कि भाई जो खेलना चाहते हैं हमारे साथ, डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़े नाम होम्योपैथिक के 2 बड़े नाम हमारे पास इस वक्त हमारी टीम में शामिल हैं, जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक मोहम्मद इकबाल है जो नॉर्थ कराची का एक बहुत बड़ा नाम है, और दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर सनाउल्लाह है जो लांडी कोरंगी का एक बड़ा नाम है। तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया, और ज्वाइन ही नहीं किया, माशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कंपनी के मेडिकल रैप्स हैं, लड़के हैं हमारे पास, और कोई प्रोफेशनल नहीं है मेरे पास। यकीन करिए सब वो लोग हैं जो वक्त निकाल कर, अपना टाइम निकाल के एंजॉय करने आ रहे हैं और इसको, क्रिकेट को खेल रहे हैं, और एक पूरा जो है एक उन्होंने अपना माइंड बना रखा है जीतने का, क्योंकि ये मैच होंगे नॉकआउट पे कि हम पहला मैच अगर हम हार जाते हैं तो हम अपने घर जाते हैं। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है, हमने 3 सेशन हम अपने 4 सेशन ट्रेनिंग के कर चुके हैं BBDHA क्रिकेट एकेडमी के, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लड़ने की सलाहियत अब रखते हैं। हमारे सामने कोई भी टीम हो, हम मज़ामत ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, जाहिर है हम लोग एक अरसे से नहीं खेले हुए और एकदम से खेल की तरफ आना। क्रिकेट का मुझे बचपन से शौक था, लेकिन हालात ने मुझे खेलने नहीं दिया। तो अब मेरे पास जो है वसाइल भी हैं, और अब मेरे पास तमाम तर सहूलियात भी हैं, कि जिसकी वजह से मैंने ये फैसला भी किया। और मैं इस चैनल के थ्रू, BBDHA K21 चैनल के थ्रू, मैं बड़ा वाजे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक स्टूडेंट हो, तो पहला हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट होगा। या होम्योपैथिक के हवाले से कोई मेडिकल रैप हो जो होम्योपैथिक काम करता हो, वो हमारी इस टीम में शिरकत कर सकता है। और क्योंकि अभी तो हमारा पहला टूर्नामेंट का पहला मैच ये होने जा रहा है, हमें इस पर अपनी परफॉर्मेंस देखनी होगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं टीम का ऑनर भी हूँ और टीम का कप्तान भी हूँ। तो BBDHA क्रिकेट एकेडमी उन तमाम होम्यो फिजिशियंस को वेलकम करती है जिन्हें क्रिकेट का शौक है और वो खेलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा खेलते हो, बस आए आके हमारे साथ शरीक हो जाएं। और तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं या 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक के हवाले से, उनके लिए भी खुला मैदान है, आए हमारे पास। हमसे मैं अपने आप को ट्रेनर नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब ने इतनी क्वालिटी दी है कि जो टीम लेके जा रहा हूँ उसका ऑनर भी हूँ, उसको कोच भी कर रहा हूँ, और एज अ कैप्टन भी मैं उसमें खेलूंगा। तो उम्मीद है कि यकीनन हम जीत कर ही मैदान से वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसमें CPCIH भी हमारा बड़ा भरपूर साथ दे रही है। जब हमने पिच तैयार की तो जो है हमें बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया, हमारे साथ मौजूद रहे, तो एक हौसला हो जाता है। बिल्कुल कि एक हौसला होता है बढ़ने के लिए कि कोई तो है साथ, कि जो है बंदा आगे बढ़ता है। बेशक कि अल्लाह की मदद सबके साथ है, मगर रब भी यही कहता है कि मनो सलवा तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उन तमाम डॉक्टर्स को मैं यही कहूँगा कि अपनी हेल्थी एक्टिविटी को भी एक्टिव करें, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, और ख़ास करके अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि आप एक्टिव रहें। आप एक्टिव रहेंगे तो आपका पेशेंट ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगा और जल्दी शिफायाब होगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपको इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और डॉक्टर साहब, अब जो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से सवालात हैं उसके ऊपर बात कर ली जाए। मौसम की तब्दीली के साथ, जैसे पिछली नशिस्त में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई है कि जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। और अब आगे आने वाले वक्त में मैं देख रहा था कि वो कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस हैं जी दोबारा, और बहरहाल अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, लेकिन एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? अच्छा देखें, अब ये 2 बातें तो अपने जहन से बिल्कुल निकाल देना। हमारे यहाँ की कराची की अवाम, खास करके पाकिस्तान की अवाम की बात नहीं करना ना। पहली चीज़ तो अभी अपने जहन से निकाल दें, सड़कों का खुदना, धूल मट्टी का होना, और ये सब सारी चीज़ें ना हम अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि अब जब तक पाकिस्तान है ये चीज़ें चलती रहेंगी, और कराची जब तक है ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये शिकायत ना रखें और ये बहाना या हम इस चीज़ को वो ना बनाएं कि नज़ला ज़ुकाम में डस्ट की वजह से हो गया। या अब देखिए, एक स्टेमिना भी कोई चीज़ होती है ना, माहौल का आदी बंदा हो जाता है। जिस माहौल में हम जी रहे हैं, धूल मट्टी का ही माहौल है। मैं जहाँ से आता हूँ 10 जगह पे सड़कें खुद रही हैं। आप जहाँ से आते हैं यासिर, आप तो सुबह बिल्कुल आते, पैक हुआ हुआ होता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो धुआं, वो धूल, बिल्कुल समझ रहे ना, तो बंदा स्ट्रांग हो जाना चाहिए अब तक। लेकिन अब क्या वजूहात है बीमार होने की, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए कहाँ से बात मैं कर रही एजाज हैं? फातिमा बोल रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, जी आप सवाल कीजिए। कहिए। जी, और डॉक्टर साहब मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, इंसुलिन लेती हूँ, ठीक है। जी पर और मुझे भी इसके अलावा भी कुछ थोड़े बहुत मसले तो हैं, मगर अब ये 1 साल से ये हुआ, मैं रमज़ान में रोज़े डॉक्टर ने मना किया नहीं रख रही। मैं जब सुबह उठी तो मुझे इतने चक्कर चक्कर ठीक हुआ तो फिर उल्टी शुरू हो गई। टेस्ट कराया, कोई डॉक्टर कहता है सर्वाइकल है, कोई कहता है एक्सरे हुआ, तो कहता नहीं आपका कुछ है। पता नहीं, हमारे सर में इतना शोर होता है, कानों से आवाज आती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 55। 65? 55 55 साल की आप। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताइए, मतलब अब से अगर हम 10-15-20 साल पीछे जाए तो कोई जॉब वगैरह करती थी आप? नहीं, मैं या हाउस वाइफ है? जी हाँ। अच्छा ठीक हो गया। भाई आप मुझे बताएं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती आपको? कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं, वो तो कभी नहीं, कभी कभी 1 आध दिन के बाद हुआ, मगर होता आराम से, कभी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, नॉर्मली आपके पसीने की शिकायत रहती है आपको? जी, गर्मियों में तो होती है। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जिसमें अल्लाह ने आपके लिए यकीनन शिफा रखी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टीवी के ऊपर जवाब सुनिए जी। इनके लिए सबसे मेन मसला है इनकी असाबी कमजोरी का, क्योंकि 55 इनकी एज हो चुकी है, मोनोपाइज की तरफ ही जा चुकी होंगी, और बॉडी में हीट होने फितरती और एक कुदरती अमल है जो कानून कुदरत के ही निज़ाम के मुताबिक है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जंगल में अगर आग लग जाए तो उसे बुझाया ना जाए, तदारुत करना ज़रूरी है। अब तदारुत ये है कि इनके लिए जो सबसे बेहतरीन जो दवा है वो हमारे पास जिनसिंग है। जिनसिंग एक ऐसी दवा है जो इनको सुकून फराहम करेगी, इनको रिलैक्सेशन देगी और इनकी शुगर पर बहुत अच्छा मुतासिर कुन असर जो है वो लेकर आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ दूसरी दवा जो हमारे पास मौजूद है जो इनको बहुत फ़ायदा करेगी, उस दवा का नाम है अशोका। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, जिनसिंग मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए रब की रहमतें इतनी आप पर नाजिल हों और आपको अल्लाह ताला शिफायाब करे। ये बड़ी ज़बरदस्त दवाएं जो आपको पूरा और भरपूर फ़ायदा पहुंचाएंगी। बाकी आप कोई दवा इस्तेमाल ना करें, छोड़ दें सारी चीज़ों को, बस जिनसिंग और शुगर जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ये कीजिए, आपकी शुगर भी ठीक होगी, आपको इंसुलिन लगाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपको देविक थोड़ा सा मैं बता दूँ तो इसमें दालचीनी का कहवे का इस्तेमाल करें। सुबह में दालचीनी का कहवा पिए, आप चाहें तो नींबू के 2-3 ड्रॉप्स उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। गुड़ और दालचीनी, गुड़ ले सकती है थोड़ा बहुत, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन ना लें तो आपकी मर्जी है। दालचीनी जो है वो मैक्सिमम 2 to 3 ग्राम, 5 ग्राम भी हो सकती है। इसको उबलते हुए पानी में डालना है, पानी में उबालना नहीं है जी, उबलते हुए पानी। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि हमारे हर चीज को पका दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, उसका असल में जूस भी खत्म कर दिया जाता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पानी जब बॉईल हो जाए तो उसमें आपने दालचीनी डालना है, उसे 5 मिनट के लिए बॉईल करें और छोड़ दें। जब वो नीम गर्म हो जाए निकालें, उसे छानें और उसको चुस्के ले लेकर धीमे धीमे करके इसको पीना शुरू कर दें। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक तो कोलेस्ट्रॉल को क्योर करेगा, आपकी रगों को खोलेगा, आपको ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचाने में आसानी पैदा करेगा, दिल के आर्जे से बचाएगा, और सबसे बड़ी बात जब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो शुगर ऑटोमेटिकली आपकी सेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 55 है जी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत शिकायत हो गई, तकरीबन 2 साल 2.5 साल से ऐसे ही है, क्योंकि मैंने ज्यादातर एंटीबायोटिक बहुत इस्तेमाल की। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से मेरे को अब वो है ना, वो बहुत तकरीबन 4 दिन या 5 दिन के बाद महसूस नहीं होता। मैं एनीमा के जरिए ले रहा हूँ या फिर लेग्जोबियान शदीद आपको कॉन्स्टिपेशन है। बिल्कुल ठीक है, और है ना वो खाने में वो पानी तो मैं 10-12 गिलास पी लेता हूँ, बिल्कुल बावजूद मेरे को ये तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिए तसल्ली के साथ। इकबाल साहब कॉल कर रहे हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको शिफा दे और इस तकलीफ से निजात दिलाए। और ये कब्ज की जो शिकायत है हमारे यहाँ हर चौथे पाकिस्तानी के साथ ये ऑलरेडी मौजूद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का कम इस्तेमाल कहीं ना कहीं। कह रहे हैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुनासिब इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा कहीं ना कहीं। अब अगर हो सकता है इस एज में आकर ये पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है इन्होंने यंग एज में भरपूर तरीके से पानी ना लिया हो, स्मॉल एज में ना लिया हो, और अब आके पानी को प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आप पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ, सिंगल रेमेडी होम्योपैथी की, क्योंकि आप कहेंगे कि देखो अभी तो सिंगल रेमेडी के नारे लगा रहे थे और
कॉम्बिनेशन बता रहे, लेकिन मैं आपको सिंगल रेमेडी और एक ऐसी दवा बताने लगा हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको शिफा भी फराम करेगी और आप इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे। क्रूटन टैग के नाम से ये दवा है हमारे पास मदर टिंचर में। आप इसको रात सोते हुए 10 कतरे हल्के से गर्म पानी में लें और रोज़ाना रात को मामूल बना लें कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये आपने 10 कतरे पीने और सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद 10 कतरे पीने। जब आपका कब्ज़ की शिकायत बेहतर होना शुरू हो जाए तो आप इसे एक वक्त कर लेंगे और फिर जब मुकम्मल बेहतर होना शुरू हो जाए तो इसको गैप यानी 2-2, 3-3 दिन के वक्फे से लेना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हमारी होम्योपैथिक लोकल जो लेबॉर्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल नाम और एक कामयाब नाम कमाल लेबॉर्ट्रीज का है। इसकी एक टैबलेट आती है लूजी के नाम से, सस्ती है, 40 से 50 रुपए की एक स्ट्रिप मिल जाती है। ठीक है जी। एक गोली रोजाना इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू रात सोते हुए कीजिएगा। जब सोने लगे तो एक गोली खाई, नीम गर्म पानी, चाय या दूध आपने ऊपर से ले लिया। आप यकीन जानिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, ना एनीमिया की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी किस्म के चूरन की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो चूरन आपको पता ही चलते ही रहते हैं आजकल, तो ना चूरन की जरूरत पड़ेगी, ना मैं आपको चूरन करा रहा हूँ। आपको जो दवा बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए ये हमारे हैंड की मेडिसिन होती है, हम किसी को नहीं बताते इसलिए कि ये तो हमारे राज की बात होती है जो हम अपने मरीजों को देते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, यही इंसानियत है कि अगर मुझे कुछ अच्छा पता है तो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप इसे इस्तेमाल करें। यकीन जाने कि आपको इससे बहुत शिफा होगी और ये एक ऐसी दवा है कि आपको 110% आपके एज के मुताबिक से भी और आपकी हाथों की खुश्की के मुताबिक से भी फायदा करेगी। बिल्कुल ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है जैसे दीगर तरीका है इलाज में परहेज़ के ऊपर जोर दिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज़ हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिनको है, उनके लिए अच्छा लाइव कॉलर हैं, आखिरी कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस मौजू पे गुफ्तगू की जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अच्छा, मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ। जी सज्जाद साहब फरमाइए। मुझे प्रोस्टेट की शिकायत हो गई है, शुरुआत है अभी। प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की आपने शिकायत की है? जी जी। अच्छा, उम्र कितनी खैर से हो गई? मेरी 60। अच्छा, चलें अभी आपको जवाब देते हैं, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। 50 एज बताइए, 60 एज बताइए। 60 साल उम्र है, प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रोस्टेट का जो मसला है, ये तो खैर इनकी जाहिर सी बात एक उम्र है, लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों में भी अब ये शिकायत शुरू हो गई है मुसलसल बाइक चलाने की वजह से, मुसलसल जो है वर्किंग में खड़े रहने या बैठे रहने की वजह से भी हो जाता है। इसकी मैं इनको बता रहा हूँ दवा, क्योंकि हर किसी की अलग दवा होती है, जो इन्होंने अपनी एज के हिसाब से बताया और कंडीशंस के हिसाब से बताया, तो मैं इनको एक बाकमाल दवा बता रहा हूँ होम्योपैथिक की, क्योंकि इस एज में होता है कि पेशाब बार बार आता है जी। और या तो ये होता है कि जाते जाते निकल जाता है, क्योंकि जो ग्लैंड है वो कमजोर हो जाते हैं और वो पेशाब को रोक नहीं पाते और मसाने में थ्रो कर देता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये मसला हमारे यहाँ कराची में बहुत हद तक फैला हुआ भी है और इसका कोई तदारुद इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ होम्यो फिजिशियन ही जो है उन्हें खुद ही नहीं पता दवाओं का कि वो उन्होंने देना क्या है। वही बात है, कम्बिनेशन पे आ जाती है, 4 दवाएं मिला के दे देते हैं, जिसमें से पता ही चलता है जो 5वीं दवा थी वही उसकी थी जो दी नहीं गई, और 4 के बाद उसको लंबा चौड़ा खींचते रहते हैं कि चल मेरा भाई चलता जाए। यहाँ होम्योपैथिक बदनाम होती है और हम जैसे डॉक्टर जो पूरी दयानतदारी के साथ काम करते हैं वो खाते लाइन हो जाते हैं ना, साइड लाइन लग जाते हैं। आपके लिए मैं पहली दवा बता रहा हूँ, ड्रॉप्स हैं कास्टिकम के नाम से। इसको आप प्रॉपर इस्तेमाल करें, दिन में 3 मरतबा 8-8 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। इसके अलावा किलकेरिया फ्लोर के नाम से जो है हमारे पास एक मेडिसन है, टैबलेट के कंडीशंस में ये 8-8 गोली दिन में 3 मरतबा खाएं। ये 1 महीने के इस्तेमाल के बाद तो आप जो किलकेरिया फ्लोर है उसे तो कंटिन्यू रखेंगे, सबल सुरेटा जो है वो इनकी दवा चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, वो मदर टिंचर में फिर ये लेना शुरू करेंगे और अल्लाह की रहमतों से 6 महीने आप प्रॉपर इसको कर लीजिए, आपको इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ने चाहा तो आपको यकीनन शिफाए कामिला शिफाए आमला अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएंगे। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमारी गुफ्तगू हफ्तावार जाते जाते मैं एक बात 2 मिनट आपके ज़रूर लूँगा। मैं BBDHA के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको शमूलियत की पूरी इजाज़त है। अगर आप होम्योपैथिक के लिए काम करना चाहते हैं और इसको हकीकतन काम करना चाहते हैं और इसको होम्योपैथिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, तो BBDHA में शमूलियत इख्तियार करके इसको कामयाब बनाइए, मुझे कामयाब बनाइए। मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, यकीन कीजिए किसी भी मोड़ पे मैं आपको पीछे हटा नज़र नहीं आऊँगा।
दूसरी बात, हेल्थी एक्टिविटी चाहिए तो BBDHA क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कीजिए, क्रिकेट खेलिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, रब आपको हमेशा सदा आबाद रखे। तो ये डॉक्टर साहब की एक गुजारिश भी थी, एक आपसे समझने की दरख्वास्त भी थी, ख़ासतौर पर होम्योपैथिक से वाबस्ता जो लोग हैं उनके साथ ज़रूर रब्ता कर सकते हैं BBDHA के ज़रिए। तो बहरहाल आज हमने कोशिश की मुख्तसर वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करें, और जो सवालात प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सके उसको इंशाल्लाह अगली नशस्त में ज़रूर शामिल किया जाएगा, और ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह।